हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी अंतर्भारती इस पाठ्य पुस्तक का पाठ जड़न-घड़न का स्वाध्याय। तो चलो देखते हैं पाठ जड़न-घड़न का स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, प्रश्न पहले का अ, खालील आकृती पूर्ण करा। आकृती यानी मोगूबाई कुर्डीकर यांचे गुण, यानी किताब में लेखिका की आई जो है मोगूबाई कुर्डीकर, इनके गुण कौन से हैं वो हमें यहाँ पे लिखने हैं। तो देखते हैं उत्तर। उत्तर है मोगूबाई कुर्डीकर यांचे गुण प्रख्यात गायिका, मूळची, धीराची, मोठ्या जिद्दीची और कडक शिस्तीची। यानी कि मोगूबाई कुर्डीकर यांचे गुण है नंबर 1 प्रख्यात गायिका यानी एक सुप्रसिद्ध गायिका, मूळची धीराची यानी शुरू से ही धाड़सी और साहसी थी, मोठ्या जिद्दीची उनको जिद्द थी, कोई भी काम हाथ में लिया तो उसको पूरा करने की, और कड़क शिस्तीची डिसिप्लिन उनके पास थी, कड़क डिसिप्लिन। तो ये है मोगूबाई कुर्डीकर यांचे गुण। प्रश्न नंबर पहले का आ है खालील चौकटी पूर्ण करा। ये जो चौकट दिए हैं ये चौकट हमें पूरी करने हैं। तो आ में पहला है लेखिकेच्या आईचे नाव। अभी हमने पढ़ा है कि लेखिकेच्या आईचे नाव मोगूबाई कुर्डीकर, तो हम यहाँ लिखेंगे मोगूबाई कुर्डीकर। दूसरा है लेखिकेच्या आईचे गुरु, और लेखिकेच्या आईचे नाव मोगूबाई कुर्डीकर, और लेखिकेच्या आईचे गुरु उस्ताद अल्लादिया खां साहेब। तीसरा है लेखिकेने बालपणी वाचलेले ग्रंथ, बालपणी वाचलेला ग्रंथ ज्ञानेश्वरी। और भी कुछ किताबें हैं, गीता भी उन्होंने बचपन में पढ़ी थी, और गीता का जो मराठी भाषांतर यानी अनुवाद है वो भी ग्रंथ उन्होंने पढ़ा था, और ज्ञानेश्वरी पढ़ा था। 3 ग्रंथ उन्होंने बचपन में पढ़े थे। और आ का चौथा है लेखिकेच्या जडणघडणीचे शिल्पकार, यानी कि लेखिका के ऊपर जो संस्कार हुए हैं उसकी शिल्पकार कौन है, तो उनकी माँ थी, उनकी आई थी, और उनका नाम था मोगूबाई कुर्डीकर। ये उत्तर में यहाँ नहीं दिया है, लेकिन उत्तर है मोगूबाई कुर्डीकर यानी लेखिका की आई। अब हम देखते हैं प्रश्न दूसरा, उसका अ, खालील आकृति पूर्ण करा। ये जो आकृति है ये आकृति हमें पूरी करनी है। प्रश्न ये है कि लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शिकविलेल्या घरकामाच्या गोष्टी, कि घरकाम में लेखिका के आई ने लेखिका को क्या क्या पढ़ाया था, क्या क्या सिखाया था। तो घरकाम में लेखिका की आई ने लेखिका को सिखाया था स्वयंपाक करने, पाट्यावर वाटणे, धान्य काढ़ने, रंगोलियाँ काढ़ने, मतलब कि खाना बनाना, सिलबट्टे पे पीसना, अनाज उसमें ओखली में कूटना और रंगोली बनाना, ये सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई थी। तो देखते हैं हम इसका भी उत्तर। उत्तर देखो, लेखिकेच्या आईने लेखिकेला शिकविलेल्या घरकामाच्या गोष्टी, स्वयंपाक करणे, पाट्यावर वाटणे, धान्य कांडणे, रांगोळ्या काढणे। अब हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, खालील शब्द योग्य ठिकाणी भरून वाक्य पूर्ण करा। ये जो ब्रैकेट है इसको कोष्टक आप बोलते हैं हिंदी में। इसमें कुछ शब्द दिए हैं, तन्मयता, जड़न-घड़न, रियाज, व्रतस्थपने, प्रतिभावंत। तो ये जो शब्द है हमें यहाँ खाली स्थान में भरना है। वैसे मैंने आपको भर के दिखाए हैं, अभी पढ़ के भी दिखाती हूँ। अगर आप किताब पढ़ेंगे तो आपको सारे के सारे उत्तर प्रश्नों के मिल जाएंगे, खाली स्थान भी मिलेंगे, एक वाक्य में उत्तर भी मिलेंगे, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी अगर किताब पढ़ेंगे तो। पहला है माझी रिकामी जागा माझ्या आईने केली। यहाँ ब्लैंक दिया है तो यहाँ उत्तर आया है जडणघडण, माझी जडणघडण माझ्या आईने केली। दूसरा, गाण्याचा खाली स्थान करायला बसले की एकाग्रता हवीच, तो इसका उत्तर है रियाज, गाण्याचा रियाज करायला बसले की एकाग्रता हवीच। तीसरा, गाणे हे व्रत माई रिकामी जागा जपत होत्या, यानी गाणे हे व्रत माई व्रतस्थपणे जपत होत्या। चौथा, मोगूबाई कुर्डीकर रिक्तस्थान गायिका होत्या, उत्तर है मोगूबाई कुर्डीकर प्रतिभावंत गायिका होत्या। पाचवा, गाण्यातली खाली स्थान गाण्याची गुणवत्ता वाढवते, तो गाण्यातली तन्मयता
तन्मयता, गाण्याची गुणवत्ता वाढवते। तो ये हो गया हमारा प्रश्न तीसरा। अब हम देखते हैं प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथे का अ है, खालील वाक्प्रचारांचे योग्य अर्थ शोधा। ये जो नीचे वाक्प्रचार दिए हैं, ना कि दम येणे, आटोकाट प्रयत्न करने, तो ये वाक्प्रचारों का अर्थ हमें ढूंढना है। इसमें से ये 3 विकल्प दिए हैं, इसमें ये 3 विकल्प दिए हैं, इसमें सही विकल्प जो है ढूंढना है। वैसे मैंने ढूंढ के रखा है, आपको बताती हूँ। ना कि दम येणे यानी खूब थकून जाने, ना कि दम आना यानी खूब खूब थक जाना। वैसे मैंने जड़न का जो एक्सप्लेन किया था पार्ट, तो उसका वीडियो बनाया था। उस पार्ट में मैंने आपको ये वाक्प्रचार और उसके अर्थ बताए थे। फिर भी अभी स्वाध्याय में भी बता रही हूँ। आ नंबर का है, आटोकाट प्रयत्न करने। आटोकाट प्रयत्न करना यानी खूब प्रयत्न करना, तो इसका सही विकल्प है कसून प्रयत्न करणे। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न चौथे का ही आ है, खालील वाक्यातील चुकीची विरामचिन्हे बदलून योग्य विरामचिन्हे वापरून वाक्य पुन्हा लिहा। मतलब नीचे ये वाक्य जो दिए हैं 1, 2 और 3, इस वाक्य में ये जो विराम चिन्ह दिए हैं, ये विराम चिन्ह कैसे हैं? गलत हैं, है ना। तो ये विराम चिन्ह गलत को हमें सही करना है और सही विराम चिन्ह देके हमें वो सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो पढ़ते हैं पहला सेंटेंस। पहिला सेंटेंस है, ती करड्या स्वरात म्हणायची, कुठे होतं लक्ष। अब देखो इसमें यहाँ जो विराम चिन्ह दिया है 2 बिंदी, तो ये गलत है। और कुठे होतं लक्ष याच्यानंतर इसके बाद लक्ष के बाद ये उद्गारवाची चिन्ह दिया है और ये चिन्ह भी अधूरा है। तो देखते हैं इसका सही विराम चिन्ह। ती करड्या स्वरात म्हणायची, म्हणायची के बाद ये 2 बिंदी वाला चिन्ह यहाँ दिया है विराम चिन्ह, लेकिन इस जगह पर चाहिए कॉमा, इस प्रकार से कॉमा। कुठे होतं लक्ष, यहाँ पे कुठे के पहले आएगा ये अवतरण चिन्ह डबल, और होतं लक्ष के बाद आएगा प्रश्न चिन्ह और उसके बाद अवतरण चिन्ह पूरा करना है। देखते हैं हम उत्तर में कैसे लिखा है। देखो आपके पाठ में ही आया है ये, देखो यहाँ पे है उत्तर। ती करड्या स्वरात म्हणायची, म्हणायची के बाद क्या आया? कॉमा आया। और कुठे, कुठे के पहले ये डबल अवतरण चिन्ह है, दुहेरी अवतरण चिन्ह इसको बोलते हैं। और लक्ष्य के बाद एक प्रश्न चिन्ह है और अवतरण चिन्ह जो है दुहेरी अवतरण चिन्ह कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। तो इस प्रकार से चिन्ह हमें वहाँ पे लगाने हैं। दूसरा, काय वाचावे कसे वाचावे याची शिस्तही मायने लावली। तो ये दूसरे में काय वाचावे यहाँ कॉमा दिया है, ये सही है। कसे वाचावे याची शिस्तही मायने लावली और फुल स्टॉप दिया, ये पूरा सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो हमें इसको चेंज नहीं करना है। तीसरा, स्वयंपाक करणे, पाट्यावर वाटणे, धान्य काढणे अशा कितीतरी गोष्टी मी शिकले। तो इस तीसरे में जो है स्वयंपाक करने, यहाँ फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम दिया है, तो यहाँ पूर्ण विराम नहीं चाहिए, यहाँ पे चाहिए कॉमा। पाट्यावर वाटणे, यहाँ पे भी कॉमा चाहिए, पूर्ण विराम नहीं चाहिए। धान्य काढणे अशा कितीतरी गोष्टी मी शिकले, शिकले के बाद ये जो प्रश्न चिन्ह है ये नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए फुल स्टॉप। ओके, दिखाती हूँ आपको। देखो, स्वयंपाक करणे कॉमा, पाट्यावर वाटणे कॉमा, धान्य काढणे कॉमा, रांगोळ्या काढणे अशा किती, मतलब जितनी चीज़ें हम लिखेंगे उसके बीच बीच में कॉमा आएगा, लेकिन लास्ट वाली चीज़ जब लिखेंगे तो वहाँ कॉमा नहीं आएगा, है ना। तो अशा कितीतरी गोष्टी त्यातून शिकले, यहाँ चाहिए ये। इसमें वाक्य दूसरा जुड़ा है इसलिए फुल स्टॉप नहीं आया, आणि आया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो चिन्ह दिया है प्रश्न में वो गलत है, या फुल स्टॉप चाहिए। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रश्न चौथे का आ। अब देखते हैं हम प्रश्न 5वां, स्वमत यानी अपना मत लिखना है, अपने से उत्तर लिखना है। उसका पहला है, बालपणीचा काळ लेखिकेला महत्त्वाचा वाटतो, या विधानाचा अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा। इसका हिंदी में अर्थ है कि बचपन का कालखंड जो है लेखिका को बहुत महत्वपूर्ण लगता है,
इस विधान का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर तो देखते हैं इसका उत्तर। देखिए उत्तर, बालपणी लेखिकेच्या आईने तिच्या मनावर सुसंस्कार घडवले, घरकामही शिकवले, पहाटे उठून रियाज करण्याची सवय लावली, माईच्या कडक शिस्तीमुळे लेखिकेला चांगले वळण लागले, गाणे ऐकताना लक्ष केंद्रित करायला हवे, संगीत साधनेत तन्मयतेला महत्त्व आहे हे मनावर बिंबवले, गाण्यावरची निष्ठा रुजवली, आटोकाट परिश्रम केल्याशिवाय गाणे साध्य होणार नाही हे सांगितले, अहंकाराला थारा न देता जे करायचे ते विनम्रपणे केले पाहिजे ही शिकवण लेखिकेला बालपणीच मिळाली, गाणे हे व्रत आहे हे लेखिकेच्या आईकडून लहानपणीच कळले, म्हणून लेखिकेला बालपणीचा काळ महत्त्वाचा वाटतो। इसका हिंदी में अर्थ भी मैं बताती हूँ। देखिए हिंदी में अर्थ, बचपन में लेखिका के आई ने उस पर उसके मन पर जो सुसंस्कार किए, उसमें उन्होंने उनको घर काम सिखाया और सुबह उठ के संगीत का रियाज करने की आदत डाली। माई की जो कड़क शिस्त थी उसके कारण लेखिका को बचपन में अच्छा संस्कार हो गए उनके ऊपर, अच्छी अच्छी चीज़ें वो करने लगी। गाना सुनते समय उनका ध्यान एक ही तरफ, गाने की तरफ केंद्रित होने लगा। संगीत साधना में तन्मयता को महत्व है, ये उनकी माँ ने उनके मन पर संस्कार किए कि संगीत साधना में तन्मयता होनी चाहिए। गीत गाने के समय उस गीत पर अपनी निष्ठा होनी चाहिए, आटोकाट प्रयत्न केल्याशिवाय, परिश्रम केल्याशिवाय गाणे साध्य होणार नाही, यानी खूब प्रयत्न करना चाहिए, खूब परिश्रम करना चाहिए, उसके बिना गाना ठीक ठाक नहीं होगा, ये बताया उसकी माँ ने। और अहंकार हमें नहीं होना चाहिए, कितना भी ज्ञान आ जाए, कितने भी हम बड़े हो जाए, अहंकार को हमें जगह नहीं देना है, थारा न देता है यानी जगह नहीं देना है अपने पास। जो करना है वो विनम्रता से करना चाहिए, इस प्रकार का भी उन्होंने सिखाया उनकी माँ ने, और बचपन में ही। और गाने यानी गीत, ये क्या है, एक व्रत है, और ये भी लेखिका उनकी माँ से ही बचपन में सीखी है, इसलिए बचपन का काल जो है लेखिका को कैसे लगता है, महत्वपूर्ण लगता है। तो ये हो गया आपका पहले का उत्तर। स्वमत का दूसरा प्रश्न है, गायन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक आलेल्या तुमच्या मित्राची मुलाखत घेण्यासाठी प्रश्न तयार करा। यानी कि गायन स्पर्धा है, गीत की स्पर्धा है, और उसमें तुम्हारे मित्र का प्रथम क्रमांक आया है, पहला नंबर आया है, तो उसके कारण उसकी हमें क्या करना है, मुलाखत लेना है, इंटरव्यू लेना है उसका, उसके लिए प्रश्नोत्तरी हमें तैयार करनी है। तो देखो कैसे प्रश्नोत्तरी तैयार करते हैं उत्तर। गायन स्पर्धेत प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल मनपूर्वक अभिनंदन। पहला प्रश्न, गायनाची आवड कशी निर्माण झाली। हम क्या पूछेंगे मित्र को कि तुम्हें गीत गाने की हॉबी कैसे लगी, यानी गीत गाना तुमने कैसे पसंद किया है। दूसरा, गायन कला कुणाकडे शिकलात, काय शिकलात, यानी गीत गाने की कला जो है आप किसके पास सीखे हो और उसमें क्या क्या सीखे। तीसरा प्रश्न पूछा गया, गायन कलेतील कोणता प्रकार गाता, शास्त्रीय की सुगम, यानी गायन कला में बहुत प्रकार होते हैं, उसमें से पूछा गया कि आप कौन कौन से प्रकार का गीत गाते हैं, शास्त्रोक्त संगीत गाते हैं या सुगम संगीत गाते हैं। चौथा प्रश्न पूछेंगे हम, गायन कलेत रियाजाला किती महत्व आहे स्पष्ट करा, कि गायन कला में, गीत गाने की कला में रियाज करने को कितना महत्व है स्पष्ट करो। पांचवा प्रश्न, गायन कला विकसित करण्यासाठी काय कराल, उसको हम मित्र को पूछेंगे। पांचवा प्रश्न कि गायन कला विकसित करने के लिए हम क्या करेंगे। और छठा प्रश्न, भविष्यात कोणते मनसुबे स्वप्ने आहेत, आपके भविष्य में कौन कौन से सपने हैं, कौन कौन से विचार हैं। और सातवां प्रश्न, होतकरू गायकांना कोणता सल्ला संदेश द्याल। होतकरू गायक जो है, मतलब जो गायन करने के, गीत गाने की पसंद रखते हैं, उनको आप कौन सा सलाह देंगे, सलाह देंगे, कौन सा संदेश देंगे, मैसेज देंगे। ये इस प्रकार के प्रश्न हम मित्र को पूछ सकते हैं।
अब प्रश्न छठा है अभिव्यक्ती. अभिव्यक्ती में पहिला है माईची शिस्त कडक होती हे दाखवणारे पाठात आलेले प्रसंग तुमच्या शब्दात लिहा. यानी कि माई का स्वभाव जो था, उन्होंने हमें जो संस्कार मतलब उसकी बेटी को जो संस्कार दिए हैं वो बहुत कड़क थे. ये दिखाने वाला पाठ में जो भी प्रसंग आया है वो आपको अपने शब्द में लिखना है. तो देखते हैं उत्तर. उत्तर है गाणे शिकताना गाण्याकडे पूर्ण लक्ष केंद्रित केले पाहिजे असा माईचा कडक नियम होता. यानी कि गाना सीखते टाइम गीत के तरफ गाने के तरफ पूरा हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए. इस प्रकार का माई का कडक नियम था. एखादी तान जास्तीत जास्त 2 वेळा त्या म्हणून दाखवायच्या. कोई भी एखाद तान हो या धुन हो वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती थी, 2 बार बताती थी, बोल के दिखाती थी, गा के दिखाती थी. शिकताना लेखिकेचे जर लक्ष नसेल तर त्या पुढच्या क्षणी उठून जायच्या. अगर सीखते टाइम लेखिका का ध्यान नहीं रहा या उसने ध्यान नहीं दिया तो उसकी माई उसकी आई उसी क्षण में क्या करती थी, उठ के चली जाती थी गुस्से में. संध्याकाळी कार्यक्रम बघण्याचा हट्ट जर लेखिकेने धरला तर माई गृहपाठ झाला का करून असे विचारायच्या. अगर शाम के टाइम में कोई प्रोग्राम बाजू में हो रहा हो और उसको देखने का हट्ट जिद्द लेखिका ने अपनी माई के पास करी तो माई क्या पूछती थी उसको, गृहपाठ हो गया क्या, तुम्हारा होमवर्क हो गया क्या, इस प्रकार का प्रश्न पूछती थी. पहाटेला रियाज करतानाही माईचे बारीक लक्ष स्वरांकडे असायचे. सुबह सुबह उठ के रियाज यानी प्रैक्टिस करती थी माई और उसकी बेटी. तो उनका बारीक लक्ष्य बहुत बारीक ध्यान स्वरों की तरफ रहता था. एखादा स्वर चुकला की चटकन सांगायच्या व एखादी तान गाऊन म्हण आता ही तान 108 वेळा अशा माई बजावायच्या. क्या करती थी, अगर गाते गाते लेखिका का कोई स्वर चूक गया, गलत हो गया तो माई फट से बोलती थी कि अब क्या करना है, इस तान को तुम 108 बार इसको रटो, बोलो. एकदा मुंबईत जहांगीर आर्ट गॅलरीत माईंचे गाणे होते. मागे तानपुऱ्यावर लेखिका बसल्या होते. एक दिन क्या हुआ, मुंबई में जहांगीर आर्ट गैलरी में माई का गाने का प्रोग्राम था और तानपुरा यानी तंबोरा पकड़ के लेखिका बैठी थी बजाने के लिए. कुतूहलाने पाहणारा श्रोत्यांचा समुदाय लेखिका उत्सुकतेने निहाळत असल्यामुळे त्यांचा तानपुरा नीट लागला नहीं. क्या हो गया था कि लेखिका पहली बार स्टेज पर बैठी थी और जो श्रोतु वृंद है, गाना सुनने वाले लोग जो थे, तो वो उत्सुकता से स्टेज की तरफ दोनों माँ बेटी की तरफ देख रहे थे. तो लेखिका को थोड़ा आश्चर्य लगा, अलग सा लगा. तो वो भी उत्सुकता से उन लोगों को देख रही थी. तो उसका क्या हो गया, तानपुरा नीट नहीं लगा, तंबोरा ठीक ठाक नहीं लगा. हे माईच्या लक्षात येताच माई दरडावून म्हणाल्या, येत नसेल तर उठ नि उतर खाली. और माई ने जैसे ही उसने गलत किया तो माई बोली कि अगर तुमको नहीं आता है, गुस्से में बोली, तो यहाँ से उठ जाओ और नीचे उतर जाओ स्टेज के. अशा प्रकारे माईची शिस्त कडक होती. और इस प्रकार से हमें दिखाई देता है कि माई की शिस्त कैसी थी, कडक थी. अगला प्रश्न, अभिव्यक्ति का दूसरा प्रश्न है तुमच्या आईच्या शिस्त प्रियतेचा तुम्हाला आलेला अनुभव वर्णन करा. यानी कि इसका हम हिंदी में अनुवाद है कि तुम्हारी माँ का शिस्त प्रियता का तुम्हें जो अनुभव आया है उसको वर्णन करो. यानी कि आपको आपकी माँ ने कभी शिस्त यानी डिसिप्लिन लगाई होंगी तो उसका कोई अनुभव होगा तो आपको वर्णन करना है इसमें. देखते हैं उत्तर. उत्तर है माझी आई प्रेमळ आहे पण काही बाबतीत ती कडक शिस्तीची आहे. ये आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हो, आपको क्योंकि अपना अनुभव लिखना है, ये तो उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ. उत्तर में बताया कि मेरी माँ कैसी है, प्रेम करने वाली, ममता करने वाली है, पण काही बाबतीत ती कडक शिस्तीची आहे. लेकिन कुछ बातों में वो कैसी है, कडक है. विशेषतः मी नीटनेटका व स्वच्छ राहावे हा तिचा आग्रह असतो. उसका एक उदाहरण देते हैं कि अगर मैं नीट नहीं रहती हूँ, स्वच्छ नहीं रहती हूँ, वो रहना चाहिए, इस प्रकार का उसका आग्रह रहता है. वेंधळेपणा करू नको, विचारपूर्वक कृती कर. वेंधळेपणा यानी मूर्खों जैसा नहीं रहना है
और विचारपूर्वक काम करना है असे तिचे मला नेहमी सांगणे असते. इस प्रकार का वो मुझे हमेशा बताती है. एकदा जेवताना मला भाजी आवडली नाही. अब अनुभव बता रहे हैं. वो भूख फार नव्हती म्हणून मी अर्धवट जेवण टाकून उठलो. बहुत लोगों की आदत होती है कि खाना लेते हैं थाली में और फिर छोड़ देते हैं भूख हो गई कि. ऐसे नहीं करना है. हमें जितना लगता है उतना ही लेना है. अगर हमें मालूम नहीं है कि हमें कितनी भूख है और कितना लगेगा खाना, तो ऐसे टाइम में आप थोड़ा थोड़ा ले लो. एक बार थोड़ा सा ले लो, फिर ख़त्म हो गया दूसरी बार थोड़ा सा ले लो, तो इससे क्या होगा कि फेंकना नहीं पड़ेगा. लेकिन बहुत से बच्चे खाना फेंकते हैं. तो यही एक अनुभव बता रही है इसमें कि एक दिन क्या हुआ, जेवताना ना खाते समय मुझे भाजी पसंद नहीं आई. भाजी यानी सब्जी पसंद नहीं आई और भूख भी ज़्यादा नहीं थी और इसलिए क्या किया उसने, खाना आधा छोड़ के उठ गई. तेव्हा माझी आई खूप रागावली. उस समय मेरी आई बहुत मेरे पर गुस्सा हो गई. उसने मुझे डांट दिया. म्हणाली असा अन्नाचा नाश करू नको. क्या बोली कि इस प्रकार से अन्न नष्ट नहीं करना चाहिए. ताटात अन्न शिल्लक ठेवू नको. ताट यानी थाली में आप क्या नहीं करना चाहिए, झूठा नहीं रखना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. आधी आपल्याला हवे तितकेच काढून घ्यावे. पहले ही हमें जितना चाहिए उतना ही लेना चाहिए. तुमच्या भूकेची मर्यादा तुम्हाला माहीत असते. आपको मालूम है कि मुझे कितनी भूख है, तो उतना ही लेना चाहिए. अन्नाची नासधूस गैरवाजबी आहे. अन्न जो है उसको नाश नहीं करना चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए. तुला माहीत आहे का, आपल्या देशात 1/4 जनता अर्धपोटी राहते. तुम्हें मालूम है क्या, अपने देश में 1/4 म्हणजे 4 में से 1 हिस्सा जनता लोग क्या करते हैं, आधे भूखे रहते हैं. पेट नहीं भरता उनका आधा. तुम्हाला खायला मिळते याचा माज करू नका. आपको खाने को मिल रहा है, इसका हमें क्या नहीं करना चाहिए, इसकी अति नहीं करनी चाहिए, फेंकना नहीं चाहिए अन्न को. तेव्हापासून मी कटाक्षाने जेवढे हवे तेवढेच खातो. इस प्रकार से उसके आई ने उसको बताया. तो ये अनुभव है. तो तब से क्या कह रही है लड़की कि मैं जितना लगता है उतना ही खाती हूँ. ताटात अन्न मुळीच शिल्लक ठेवत नाही. ये संस्कार मेरी माँ ने बचपन में किया. तो मैं अभी ताट में यानी थाली में अन्न झूठा नहीं छोड़ती हूँ. वह वेळेवर जेवतो और टाइम पे खाना खाती हूँ. तो इस प्रकार का अनुभव आप भी अपने जीवन में अपनी माँ से आया होगा बचपन में, तो आपको लिखना है. ये लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये सभी बुक में नहीं है. कुछ बुक में ये प्रश्न दिया है, कुछ बुक में नहीं दिया है. थोड़ा पढ़ के बताते हैं. भाषा सौंदर्य. एकच भाव वेगवेगळ्या प्रकारांनी व्यक्त करणे. भाषा का सौंदर्य. एक ही भाव होता है, वो अलग अलग प्रकार से हम कैसे व्यक्त करते हैं वो यहाँ दिखाया है. 1 2 3 4 5 और इससे ज़्यादा भी नंबर डाल के हम इसका भाषा का सौंदर्य अपने वाक्यों में लिख सकते हैं. देखो एक ही वाक्य है, अर्थ एक ही है, लेकिन कैसे अलग अलग प्रकार से लिखते हैं वो बताया गया है इसमें. देखो, एखादे रिकामे घर पाहिल्यावर तुमच्या मनात येणारे विचार. वाक्य क्या है कि कोई एक खाली खाली घर है और खाली खाली घर देखने के बाद तुम्हारे मन में कौन से विचार आते हैं वो यहाँ बताए गए हैं. यानी कि खाली घर यानी उस घर में कोई व्यक्ति नहीं है, बच्चे नहीं है, अकेले हैं आप, या कोई नहीं रहता है, केवल अकेले हैं, इस प्रकार का. तो देखो उसके बारे में हम कैसे कैसे बोल सकते हैं. नंबर 1, घर उदास वाटते. कुछ लोग क्या बोलेंगे कि घर उदास लग रहा है. 2, घर कुणाची तरी आठवण काढते. अब घर में व्यक्ति नहीं है सारे, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे इसी भावना को, ये घर किसी को तो याद कर रहा है. 3, घर स्वतःचे एकेकाळचे वैभव आठवून उदास झाले आहे. क्या था कि इस घर में बहुत वैभव था. तो कोई व्यक्ति अपने मन का विचार कैसे एक खाली घर को देख के व्यक्त करेगा कि ये घर अपना खुद का स्वयं का पुराने काल का जो वैभव है उसको याद करके उदास हो गया है. चौथा व्यक्ति इसी विचार को कैसे बोलेगा. देखो, घराला गाव सोडून गेलेल्या माणसांची आठवण येते. कि घर को ये गांव छोड़ के जो गए हैं इस घर के सभासद सदस्य, उन लोगों की याद आती है. 5, एकेकाळी माणसांनी भरलेले घर आज एकाकी वाटते. और एक 5वीं व्यक्ति किस प्रकार से विचार व्यक्त करेगी कि एक समय था ये घर लोगों से भरा हुआ रहता था,
लेकिन आज कैसे हो गए, एकाकी यानी अकेला पड गया आहे. तो विद्यार्थ्यांनो, ही यादी कितीही वाढवता येईल. भाषेच्या अशा अर्थपूर्ण आणि सृजनशील रचनांचा अभ्यास आपले लेखन अधिक परिणामकारक करतो. तो बताया गया कि विद्यार्थी मित्रों कि ये जो हमारी लिस्ट है, एक ही विचार हम किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं अलग अलग वाक्यों में. तो ये बहुत लंबी लिस्ट बन सकती है अपने विचारों के अनुसार. तो भाषा का इस प्रकार से जो अर्थपूर्ण और सृजनशील रचना होती है, उसका जो अभ्यास होता है, उसके कारण हमारा लेखन क्या होता है और समृद्ध होता है, परिणामकारक होता है. तो ये हो गया हमारा जड़न घड़न इस पाठ का स्वाध्याय. और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक करो, क्योंकि वीडियो लाइक करेंगे तो आपके लाइक लिस्ट में इसका नाम आएगा. तो आप हम कभी भी परीक्षा के समय जब रिवीजन करना है, जब भी आपको देखना है, तो ये तुरंत आपको दिखेगा. और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू.